नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। मैं हूँ भारती कुमारी। आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ लेखक शिव प्रसाद सिंह की लिखी हुई एक कहानी जिसका शीर्षक है नन्हो। चिट्ठी डाकिये ने दरवाजे पर दस्तक दी तो नन्हो सवाइन ने दाल की बटुली पर यूं कलछी मारी जैसे सारा कसूर बटुली का ही है। हल्दी से रंगे हाथ में कलछी पकड़े वे रसोई से बाहर आई और गुस्से के मारे जली भुनी दो का एक डग मारती ड्योरी के पास पहुंची। कौन है रे? सवाइन ने एक हाथ में कलछी पकड़े दूसरे से सांकल उतार कर दरवाजे से झांका तो डाकिये को देखकर धक से पीछे हटी और पल्लू से हल्दी का दाग बचाते एक हाथ का घूंघट खींचकर दरवाजे की आड़ में छिपकली की तरह सिमट गई। अपने की चिट्ठी कहाँ से आएगी मुंशी जी? पता ठिकाना ठीक से उचार लो, भूल चूक हो गई होगी। वो धीरे से फुसफुसाई। पहले तो केवल उसकी कंगुड़ियां दिख रही थी जो आशंका और घबराहट के कारण छिपकली की पूंछ की तरह ऐंठ रही थी। टाकिया बोला, नहीं जी, कलकत्ते से किसी राम सुभग साहू ने भेजी है। पता ठिकाने में कोई गलती नहीं हुई है। राम सुभग? अधकही बात को एक घूंट में पीकर सहुआइन यूं देखने लगी जैसे पानी का धक्का लग गया हो। कंगुरिया का सिरा पल्ले से निश्चेष्ट कील की तरह अड़ गया था। अपने की ही है मुंशी जी। मुंशी जी ने चिट्ठी आगे बढ़ाई। कंगुरिया फिर हिली। पतंगे की तरह फड़फड़ाती चिट्ठी को पंजे में दबोचकर नन्हो सहुआइन पीछे हटी और दरवाजे को झटके से भेड़ दिया। आंगन के कोने में पानी रखने के चबूतरे के पास खड़ी होकर इन्होंने चिट्ठी को पढ़ा। राम सुभग आ रहा है, ये लिखा था चिट्ठी में। केवल 3 सतर की इबारत लगी थी पूरी। केवल 3 सतर की इबारत थी पूरी, पर नन्हो के लिए उसके एक एक अक्षर को उचारने में पहाड़ सा समय लग गया जैसे। चबूतरे के पास कलसी के नीचे पानी गिरने से जमीन नम हो गई थी। जौ के बीज गिरे थे जाने कब के, इकट्ठे एक में सटे हुए उजले हरे अखुए फूटे थे। नन्हो सहुआइन एक टक उन्हें देखती रही, बड़ी देर तक। 5 साल का समय कुछ कम तो नहीं होता। लंबे लंबे 5 साल। पूरे 5 साल के बाद आज राम सुभग को भौजी की याद आई है। 5 साल में उसने एक बार भी कुशल मंगल का हाल नहीं दिया। एक बार भी नहीं पूछा कि भौजी जीती है या मर गई। जब अपना ही नहीं रहा हाल चाल लेने वाला तो दूसरा कौन पूछता है किसे। नन्हो सहुआइन ने चारपाई के पास से माची खींची और उस पर बैठ गई। हल्दी सनी अंगुलियों के निशान कार्ड पर उभर आए थे जैसे वो किसी के शादी ब्याह का नौता था। शादी ब्याह का ख्याल आते ही नन्हो सहुआइन की आंखें चलवे मछली सी चिलक उठी। जाने कितनी बार सोचा है उन्होंने अपनी शादी के बारे में। कई बार सोचा इस दुखदाई बात को फिर कभी ना सोचूंगी। जो भाग में ना था उस पर पछतावा क्या। पर वो औरत ही क्या जो अपनी शादी पर ना सोचे, और एक ऐसी औरत जिसकी शादी उसकी जिंदगी का दस्तावेज बनकर आई हो। जिंदगी सिर्फ उसकी गिरोह ही नहीं बनी, उसने तो नन्हो के समूचे जीवन को रेत भरी परती की तरह वीरान कर दिया। गांव की सभी औरतों की तरह नन्हो का भी ब्याह हुआ। उसकी भी शादी में वही हुआ जो सभी शादियों में होता है। बाजा गाजा, हल्दी सिंदूर, मौज उत्सव, हंसी रुलाई, सब कुछ वही। बस एक बात में अंतर था कि नन्हो की शादी उसके मायके में नहीं ससुराल में हुई। इस तरह की शादियां भी कोई नई नहीं है। जो जिंदगी के इस महत्वपूर्ण मौके को भी उत्साह और इच्छा के बावजूद रंगीनियों से बांधने के उपकरण नहीं जुटा पाते, वे बारात चढ़ाकर नहीं डोला उतार कर शादी करते हैं। इसलिए नन्हों की शादी भी डोला उतार कर ही हुई तो इसमें कोई खास बात तो नहीं हो गई।
नन्हों का पति मिश्री लाल एक पैर का लंगड़ा था, पैदाइशी लंगड़ा। उसका दायां पैर जवानी में भी बच्चों की बांह की तरह ही मुलायम और पतला था। डंडा टेक कर फुदकता हुआ चलता। नाक नक्शे से कोई बुरा नहीं था, वैसे काला चेहरा उभरी हुई हड्डियों की वजह से बहुत वीरान लगता। घर में किराने की दुकान होती जिसमें खाने पीने की जरूरी सामानों के अलावा तंबाकू, बीड़ी, माचिस और जरूरत की कुछ सब्जियां बिकती। अक्सर सब्जियां बासी पड़ी रहती, क्योंकि अनाज से बराबर के भाव खरीदने वाले अच्छे गृहस्थ भी मेहमान के आने पर ही इस तरह का सौदा किया करते। मिश्री लाल की शादी पक्की हुई तो नन्हों का बाप बड़ा खुश था, क्योंकि मिश्री लाल के नाम पर जो लड़का दिखाया गया वो शक्ल में अच्छा और चाल चलन में काफी शौकीन था। लंबे लंबे उल्टे फेरे हुए बाल थे, रंग वैसे सांवला था पर एक चिकनाई थी जो देखने में खूबसूरत लगती थी। इसीलिए लड़के वालों ने जब जोर दिया कि बारात चढ़ा के शादी सहती नहीं, डोला उतारेंगे, तो थोड़ी मीन मेघ के बाद नन्हों का बाप भी तैयार हो गया, क्योंकि इसमें उसका भी कम फायदा ना था, खर्चे की काफी बचत थी। डोला आया, उसी दिन हल्दी तेल की सारी रस्में बतौर टोटके की पूरी हो गई और उसी रात को गाजे बाजे के बीच नन्हों की शादी मिश्री लाल से हो गई। बाजों की आवाजें हमेशा जैसी ही खुशी से भरी थी, मंडप की झंडियों और चंदोवे में हवा की खुशी भरी हरकतें भी पूर्ववत थी। भाटिनों के मंगल गीतों में राम और सीता के ब्याह की वही पवित्रता गूंज रही थी। पर नन्हों अपने हाथ भर के घूंघट के नीचे आंसुओं को सुखाने की कितनी कोशिश कर रही थी, इसे किसी ने ना देखा। एक भारी बदसूरत पत्थर को गले में बांधे वो वेदना और पीड़ा के अछोर समुद्र में उतार दी गई, जहां से उसकी सिसकियों की आवाज भी शायद ही सुनाई पड़ती। कहो भौजी, बाबा ने देखा तो मुझको, पर शादी हुई मिश्री भैया की। राम सुभग ने दूसरे दिन कोने में बैठी नन्हों से मुस्कुराते हुए कहा, अपना अपना भाग है, ऐसी चांद सी बहू पाने की किस्मत मेरी कहां है। भौजी मजाक के लिए बनी है, पर ऐसे मजाक का भी क्या जवाब। नन्हों की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, जिन्हें वो पूरे 24 घंटे से लगातार रोके हुए थी। राम सुभग बिल्कुल घबरा गया। उसने दुखी करने के लिए ही चोट की थी, पर घायल सदा पंख समेटे शिकारी के चरणों में ही तो नहीं गिरता। कभी कभी खून की बूंदें भर गिरती हैं और पंछी तीर को सीने में समाये ही उड़ता जाता है। ठीक ही कहा लाला तुमने, अपना अपना भाग ही तो है, नन्हों ने कहा और चुपचाप पलकों से आंसुओं की चट्टानों को ठेलती रही। राम सुभग मिश्री लाल का ममेरा भाई है, अक्सर वो यहीं रहता है। एक तो इसलिए कि उसे अपना घर पसंद ना था, बाप सख्ती से काम कराता और आनाकानी की तो बूढ़े बाप के साथ दूसरे भाइयों का मिला जुला क्रोध उसके लिए बहुत भारी पड़ता। दूसरे मिश्री लाल का भी इरादा था कि वो अक्सर यहाँ आता जाता रहे, ताकि उसे दुकान के लिए सामान वगैरह खरीदवाने में आसानी पड़े। राम सुभग के लिए मिश्री लाल का घर अपना घर जैसा ही था। उसने मिश्री लाल की शादी की बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ था कि घर में एक औरत आ जाएगी, थोड़ी चहल रहेगी और मुरव्वत में अक्सर जो उसे चूल्हा फूकने का काम भी कर देना पड़ता, उससे फुर्सत मिल जाएगी। पर नन्हों को देखकर राम सुभग को लगा कि कुछ ऐसा हो गया है जैसा कभी सोचा ना था। नन्हों वो नहीं है जिसे मिश्री लाल की औरत के रूप में देखकर उसे कुछ अड़चन ना मालूम हो। वो काफी विश्वास के साथ आया था नन्हों से बात करने, उसे जता देने कि राम सुभग भी कुछ कम नहीं है, उसे मिश्री लाल का बड़ा आदर मिलता है और ये घर तो उसी के सहारे टिका है। और भौजी के लिए राम सुभग सा देवर भी कहाँ मिलेगा। और शादी से पहले तो नन्हों के बाप ने भी उसे ही देखा था। पर जाने क्या है नन्हों की उस झुकी हुई आंखों में कि राम सुभग सब भूल गया।
चारपाई के नीचे बिछी रंगीन सुहागी चटाई पर पैरों को हाथ में लपेटे नन्हो बैठी थी गुड़ी मुड़ी। उसकी लंबी बरौनियां बारिश की भीगी तितली के पैरों की तरह नम और बिखरी थीं और एक टक कहीं देख रही थी, शायद मन के भीतर किसी बालियों पर लदी फसल से ढके हुए लहराते हुए खेत को, जिसमें किसी ने अभी भी जलती हुई लुकाठी फेंक दी है। राम सुभग बड़ी देर तक वैसे ही चुप बैठा रहा। वो कभी आंगन में देखता था, कभी मुंडेरे पर। वो चाहता था कि इस चुप्पी को नन्हो ही तोड़े, वही कुछ कहे, अपने मन से ही जो कहना ठीक समझे, क्योंकि उसके कहने से शायद बात कुछ ठीक बने, ना बने पर नन्हो कुछ तो बोलती ही नहीं। ब्याह के दूसरे दिन से रस्म रिवाज पूरे हो रहे थे। कमारी डाले में अक्षत सिंदूर लेकर गांव की तमाम सत्तियों के चौरे पूजा आई थी और सबसे मिश्री लाल की मृत मां की ओर से वर वधू के लिए आशीर्वाद मांग आई थी। रात भर गाने से थकी हुई भाटी ने और अपने मोटे और भौड़े स्वर में अब भी राम और सीता की जोड़ी की असीसें गा रही थी। कुछ बचे खुचे लोग एक तरफ बैठे खा रहे थे, पूर्वे पत्तल इधर उधर बिखरे पड़े थे। राम सुभग इस तरह मौन ना झेल सका। वो बोला, अच्छा भौजी, और ये कहकर वो चुपचाप उठकर आंगन में चला आया। तभी एक मनचली भाटिन ने मोटी आवाज में पूछा, का बबुआ, भौजी पसंद आई? राम सुभग इस प्रश्न की चुभन को भांप गया था। वो बोला, हाँ हाँ, बहुत पसंद आई। उसने मुस्कुराने की कोशिश की पर गर्दन उठ ना सकी। वो चुपचाप सिर झुकाए दालान में जाकर मिश्री लाल के पास चारपाई पर बैठ गया। उस समय मिश्री लाल दो एक नाते रिश्ते के लोगों से बातें कर रहा था। पीले रंग की धोती उसके काले शरीर पर काफी फब रही थी, पर उसके चेहरे की वीरानी में कोई अंतर ना था। खुशी उसके चेहरे पर ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने जंग लगी पिच की डिबिया में कपूर रख दिया हो। उसके दाहिने हाथ का कंगन एक मरे हुए मकड़े की तरह झूल रहा था। जाने क्यों आज राम सुभग को मिश्री लाल बहुत बदसूरत लग रहा था। शादी के कपड़ों में कोई ऐसा बद्दा लगता है, ये राम सुभग ने पहली बार देखा। सुभग, मिश्री लाल ने बातचीत से निपटकर दालान में एकांत देखकर पूछा, क्यों रे सुभग, भौजी कैसी लगी? सच सच बताना, अपनों से क्या दुराव? गया था ना मिलने, कुछ कह रही थी? राम सुभग बोला, नहीं तो, काफी हंसमुख है। वैसे मायका छूटने पर तो सभी दुल्हनें उदास होती ही है। ये सुनकर मिश्री लाल अजीब तरीके से हंसा। अरे वाह रे सुबो, तू तो भाई दुल्हने पहचानने में बेजोड़ निकला। उदास क्यों लगती है भला वो? किसी परिवार वाले घर में जाती सास जिठानियों की धौंस से कलेजा फट जाता, दिन रात कांव कांव। यहाँ तो बस दो परानी है, राज करना है कि नहीं? राम सुभग गर्दन झुकाए चारपाई के नीचे देख रहा था और उसने हामी भरते हुए कहा, तभी दरवाजे से कमारी ने पुकारा, मिश्री साहब, बाबूजी बुला रहे हैं चौके पर, कंगन छूटने की साइत बीत रही है। मिश्री लाल धीरे से उठे और फुदकते हुए चौके पर जा बैठे। लाल चूनर में लपेटे गुड़िया की तरह उठाकर नन्हों को कमारी ले आई और उसने मिश्री लाल के बगल में बिठा दिया। मिश्री लाल की शादी हुए एक सतवारा बीत चुका था। इस बीच जाने कितनी बार राम सुभग नन्हों के पास बैठा। नन्हों के पास बैठने में उसे बड़ी घुटन महसूस होती। उसे हर बार लगता कि वो गलती से आ गया। उसका मन हर बार एक अजीब किस्म की उदासी से भर जाता। वो सोचता कि अब उसके पास नहीं जाऊंगा, जो होना था सो हो गया, पर उसका जी नहीं मानता। नन्हों ने इस बीच मुश्किल से उससे दो चार बातें की होंगी, कभी शायद ही उसकी ओर देखा होगा,
पर पता नहीं उन झुकी हुई बरौनियों से घिरी आंखों में कैसा भाव है कि राम सुबह खिंचा चला आता है। वे आंखें उसे कभी नहीं देखती, कहीं और देखती हैं, पर उनका इस तरह देखना राम सुबह के मन में आंधी की तरह घुमड़ उठता है। वो बार बार सोचता कि शायद नन्हो के बाप के सामने वो दूल्हा बनकर ना खड़ा होता तो नन्हो आज यहां ना होती। झुकी हुई पलकों से घिरी इन आंखों की पीड़ा उसी की पैदा की हुई है। वही दोषी है, वही अपराधी है। राम सुभग इसीलिए नन्हो के पास जाने को विकल हो उठता है, पर पास पहुंचने पर यह विकलता कम नहीं होती। उसकी मां ने बहू को मुंह दिखाई देने के लिए 2 रुपए नौता के साथ भेजे थे, पर नन्हो को देखकर उसकी हिम्मत ना होती कि वे रुपए मां की ओर से उसे दे दे। वो बाजार से सिल्क का एक रुमाल भी खरीद लाया, रुपये उसी में बांध लिए, पर रुमाल हमेशा उसकी जेब में पड़ा रहा। वो उसे नन्हो को ना दे सका। क्यों लाला, इतने उदास क्यों हो? एक दिन पूछा था नन्हो ने। यहां मन नहीं लगता? भाई भौजाइयों की याद आती होगी ना? राम सुभग ने मुस्कुराते हुए कहा था, नहीं तो उदास कहाँ हूं, तुम जो हो। मैं? हाँ, मैं तो हूं ही, पर लाला मैं तो दुख की साझीदार हूं। सुख कहाँ है अपने पास जो दूसरों को दूं? उदासी में पली, उदासी में ही बढ़ी। जन्मी तो मां मर गई, बड़ी हुई तो बाप की बोझ बनी। मैं भला दूसरों की उदासी क्या दूर कर सकूंगी? राम सुभग ने पूरी साझेदारी से कहा, देखो भौजी, जो होना था वो हो गया। दिन रात घुलते रहने का क्या फायदा? कुछ खुश रहा करो, थोड़ा हंसा करो। ये सुनकर नन्हो मुस्कुराने लगी। अच्छा लाला, तुम कहते हो तो खुश रहा करूंगी, हंसूंगी, पर बुरा ना मानना, बेवान की काम में थोड़ी देर लगती ही है। उस दिन राम सुभग बड़ा प्रसन्न था। सिर का भारी बोझ हट गया, जैसे किसी ने कलकते हुए कांटे को खींचकर निकाल दिया हो। नन्हो का मुस्कुराना भी गजब है। वो सोच रहा था, उदास रहेगी तब भी, मुस्कुराएगी तब भी, हर हालत में जाने क्या है उसके चेहरे में जो राम सुभग का मन उचाट देता है। गांव में घूमता रहे, बाजार से सौदा लाता रहे, लोगों के बीच में बैठकर गप्पे हाँकता रहे। नन्हो के चेहरे की सुध आते ही एक रस सूत झटके से टूट जाता। सोई सतह की लहरें वृत्ताकार घूमने लगती। सन्नाटे में जैसे मंदिर के घंटे की अनुगूंज झंझना उठती। चैती हवा में गर्मी बढ़ गई थी। उसमें केवल नीम की सुवासित मंजरियों की गंध ही नहीं, एक नई हरकत भी आ गई थी। उसकी लपेट में सूखी पत्तियां, सूखे फूल, पकी फसलों की टूटी बालियां तक उड़कर आंगन में बिखर जाती। दोपहर में खाना खाकर मिस्त्री लाल दालान में सो जाता और राम सुभग बाजार गया होता या कहीं घूमने। नन्हो घर में अकेली बैठी सूखे पत्तों का फड़फड़ाना देखती रहती। उसके आंगन के पास भी खंडहर में नीम का पेड़ था। ऐसे दिनों में जब नीम हरी निबोरियों से लद जाता तो वो ढेर से निबोरियां तोड़कर घर ले आती और उन्हें तोड़ तोड़ कर ताजे दूध से गालों पर तरह तरह की तस्वीरें बनाती। शीशे में ठीक ऐपन से पुत्री मालूम होती। रामलीला में देखा था, राम और सीता बनने वाले लड़कों के गालों पर ऐसी ही तस्वीरें बनती थी। हवा का एक तेज झोंका आया और किवाड़ झटके से खड़खड़ाया। देखा तो सामने राम सुभग खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। भौजी कहता हुआ वो पास की चारपाई पर बैठ गया और बोला, एक गिलास पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। कहाँ गए थे इतनी धूप में? नन्हो उठी और आंगन के कोने के चबूतरे पर रखी गगरी से पानी ढाल कर ले आई। जाने क्या हो गया था उस दिन राम सुभग को कि उसने गिलास के साथ ही नन्हो के बाहों को दोनों हाथों से पकड़ लिया।
एक झटके के साथ बांह कांपी और सांप की तरह ऐंठ कर सुबह के हाथों से छूट गई। गिलास धब की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। शर्म नहीं आती तुम्हें? नन्हो सांपिन की तरह फुफकारती हुई बोली। बड़े मर्द थे तो सबके सामने बांह पकड़ी होती, तब तो स्वांग किया था। दूसरे के एवज तने थे, सूरत दिखाकर ठगारी की थी। अब दूसरे की बहू की हाथ पकड़ते शर्म नहीं आती? मैं तो भौजी तुम्हें ये देने आया था। राम सुभग ने रुमाल निकाला जिसकी खूंट में 2 रुपए बंधे थे। नन्नों ने गुस्से में ही पूछा, क्या है ये? मुंह दिखाई के रुपए हैं भौजी, कई बार सोचा देने को पर ना दे सका। उसने रुमाल वहीं चारपाई पर रख दिया और लड़खड़ाता हुआ बाहर चला गया। सारा आंगन झूले की तरह डोल रहा था। गांव की गलियां दरवाजे जैसे उसकी ओर घूर रहे थे। और उसी दिन राम सुभग अपने गांव चला गया। 2 महीने बीत गए। राम सुभग का कोई समाचार ना मिला। मिस्त्री लाल कभी उसकी चर्चा भी ना करता तो नन्हू को चुप देख 1-2 बातें चलाकर मौन हो जाता। दुकान के लिए सारी चीजें राम सुभग ही खरीद कर लाता था। उसके ना होने से मिस्त्री लाल को बहुत तकलीफ होती। किसी लद्दू लट्टू या बैल वाले से सामान तो मंगवा लेता पर चीजें मन माफिक नहीं मिलती और उनके साथ बाजार जाकर चीजें खरीदने में उसे काफी दिक्कत भी होती। दोपहर के वक्त जबकि सूरज सिर पर तपता होता, लू में डंडे के सहारे टेकता, पसीने से लथपथ किसी तरह वो घर पहुंचता। इस तरह की आवाजाही में एक दिन उसे लू लग गई और वो बिस्तर पर गिर पड़ा। नन्नों ने आम के पत्ते पिलाए, हाथों और पैरों में भुने आम की लुगदी भी लगाए, पर ताप कम ना हुआ। पीड़ा के मारे वो छटपटाता रहा। नन्हो घर से निकलती तो ना थी, इसलिए किसी से मदद मांगना भी मुश्किल था। उसने कमारी को बुलाकर राम सुभग के गांव भेजा। कहलाया कि कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, खबर मिलते ही जल्दी से जल्दी चले आए। 3-4 घड़ी रात गए। राम सुभग मिस्त्री लाल के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां काफी भीड़ थी। भीतर औरतों के रोने की चीत्कार गूंज रही थी। बाहर मिस्त्री लाल का शव रखा था। नन्हो विधवा हो चुकी थी। राम सुभग मिस्त्री लाल के क्रियाकर्म में लगा रहा। नन्हो से कुछ कहने की उसे फुर्सत ही ना मिली। कभी सामने नन्हो दिख भी गई तो उसमें इतना साहस ना हुआ कि सांत्वना के 2 शब्द भी कह सके। कांच की चूड़ियां भी अजीब किस्मत का खेल खेला करती हैं। नन्हो जब इन्हें पहनना नहीं चाहती थी तब तो ये जबरदस्ती उसके हाथों में पहनाई गई, और अब जब इन्हें उतारना नहीं चाहती तो लोगों ने जबरदस्ती हाथों से उतरवा दिया। कार परोजन के घर में इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि नन्हो बैठ जाती, परंतु कभी कभी दोपहर में जब 2-1 घड़ी फुर्सत मिलती तो वो अपनी उसी सुहागी चटाई पर बैठी हुई चुपचाप आंगन में देखा करती। राम सुभग उसके इस देखने के ढंग से इतना परेशान हो जाता कि कामकाज के बीच में भी नन्हो की वो तिरती आंखें उसके हृदय को बेधने लगती। आंगन में इधर उधर जाने से वो घबराता, कहीं नन्हो पर नजर न पड़ जाए। इसीलिए गांव के दूसरे लोगों को काम सौंपकर वो बाहर के कामों में सुबह से शाम तक जुटा रहता। क्रियाक्रम बीत जाने पर वो घर में कम ही बैठ पाता। अक्सर सौदा सामान खरीदने बाजार निकल जाता या खाली रहा तो गांव के किसी दरवाजे पर बैठा दिन गुजार देता। कई महीने बीत गए। बरसात आई और गई। पानी सूख गया था। बादलों का गिरना बंद हो गया। बौछारों से टूटी जर्जर दीवारों के घाव भर गए। नई मिट्टी से सज संवर कर वो पहले जैसे ही प्रसन्न मालूम होती। ऐसा लगता जैसे इन पर बनी बौछार की चोट पड़ी ही ना हो, कभी इनके तन को ठेस लगी ही ना हो। उस दिन चमटोली में गादी लगी थी। कार्तिक की पूनों को हमेशा ये गादी लगती।
बीच चौकी पर सतगुरु की तस्वीर फूल मालाओं से सजाकर रखी हुई थी। अगरबत्तियों के धुएं से चमरोटी की गंदी हवा भी खुशबूदार हो गई थी। कीर्तन मंडली बैठी हुई थी। गांव की औरतें, बूढ़े, बच्चे इकट्ठे होकर भजन सुन रहे थे। जो तुम बांधो मोह फांस, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने छूटन की जतन करऊं, तुम छूटे हम छूटे तुम आराधे। जो तुम गिरवर तऊ हम मोरा, जो तुम चंदा हम भय है चकोरा। माधव तुम तो रहूं तो हम नाही तो रही, तुम सो तर कवन सो जो रही। काफी देर तक कीर्तन चलता रहा। नन्हो लौटी तो उसके मन में रैदास के गीत की पंक्तियां बार बार गूंजती रहती। जो तुम तो रहूं तो हम नहीं तो रही, वो धीरे धीरे गुनगुना रही थी। दालान का दरवाजा राम सुभग ने बंद कर रखा था। सांकल खटखटाई तो उसने दरवाजा खोला। इतनी रात को इस तरह तुम्हारा गली गली में घूमना ठीक नहीं है भौजी। जाने कहां से साहस आ गया था उसे। राम सुभग दरवाजा बंद करते हुए बोला। नन्नू ने बस छोटा सा जवाब दिया। मैं तुम्ही से कह रहा हूं, राम सुभग ने कहा। नन्नू एक झटके के साथ घूमी। राम सुभग के चेहरे पर उसकी आंखें इस तरह टिकी थी मानो बेध कर भीतर घुस जाएंगी। इतनी कड़क होती है तो पहले ही ब्याह कर लिया होता। इस तरह से डांट रहे हो लाला जैसे मैं तुम्हारी जोरू हूं। खबरदार फिर कभी आंख दिखाई तो। राम सुभग माथा पकड़कर बैठ गया। गुस्से और ग्लानि के मारे उसका सारा बदन जल रहा था, पर मुंह से एक शब्द भी ना निकला। उसने चादर खींचकर मुंह ढक लिया और भीतर ही भीतर उफनता उबलता रहा। और तब से 5 बरस बीत गए। आज पहली बार राम सुभग की चिट्ठी आई है कि वो कलकत्ते से गांव आ रहा है। ये 5 बरस जाने नन्हों ने कैसे बिताए हैं। राम सुभग उसी रात को लापता हो गया। रोते रोते नन्हों की आंखें सूज गई। मेरा कोई ना होगा, मैं अकेली रहने के लिए ही जन्मी हूं। वो अपने को धिक्कारती, कलपती। कभी मन पूछता, पर इसमें मेरी क्या गलती थी। मैं तो गादी देखने पर चली गई थी। कौन नहीं गई थी वहां। मैंने क्या ऐसा कर दिया था। हाँ, गलती जरूर थी, मैं विधवा हूं। उत्सव तमाशा मेरे लिए नहीं है। दूसरे दिन शाम को कमारी ने पूछा था, बबुआ नहीं है क्या। देखो दुल्हन, मेरी बात मानो, सुभग से ब्याह कर लो। तुम्हारी जात में तो ये मना भी नहीं है। कब तक ऐसे रहोगी। नन्नू ने उसे गुस्से में बरस दिया। चुप रह। दूसरे ही क्षण वो शर्म से गर गई थी। जाने क्यों लोग मन में छुपे राज को भांप लेते हैं। जिसे जितना छिपाओ उसे उतनी ही जल्दी लोग खींचकर सामने कर देते हैं। कमारी फिर बोली, चुप तो रहूंगी दुल्हन, पर पछताओगी। ऐसा दूल्हा हाथ ना आएगा। वो जिंदगी भर तुम्हारे लिए कुंवारा नहीं बैठा रहेगा। ऐसा मौका हमेशा नहीं आता। और तुम्हारे बाबूजी ने तो उसी को देखा था। मिश्री लाल से तो ब्याह धोखे से हुआ तुम्हारा। ये सुनकर नन्हों की आंखें डबडबा आई। मैं कहती हूं चुप कर। मेरी जिंदगानी में धोखा ही लिखा है तो कौन मेट सकता है। कमारी सक पकाकर चुप हो गई। आंसुओं की धार संभालना उसके वश के बाहर था। वो चुपचाप दरवाजा भेड़ कर चली गई। नन्नो चाची, नन्नो चाची। दुकान से कोई लड़का चीख रहा था। नन्हो माची पर से उठी और दुकान की ओर लपक कर चली। क्या है रे, क्यों चीख रहा है इसे। ये देखो कितना बेर लेकर भाग रहा है, जन्नू ने हकलाते हुए कहा। वो ललचाई आंखों से लाल लाल बेरों से भरी टोकरी को देख रहा था। अच्छा, भाग रहा है तो भागने दे। तू भी ले और भाग यहां से, हल्ला मत मचाओ यहां।
लड़का जेबों में बेर भर खिलखिलाते हुए बाहर चले गए। नन्नू ने दरवाजा बंद कर लिया और रसोई में चली गई। कलकत्ते की गाड़ी शाम 7 बजे के करीब आती थी। नन्नू आंगन में चारपाई डाले लेटी थी। झिलंगी सी चारपाई थी मूंज की। पैरों में रेशों की चुभन अजीब लगती। हवा पहले जैसी सर्द ना थी। हल्की गर्मी गुलाबी रंग की तरह हर झकोरे में समाई हुई थी। नन्हों के खुले हुए काले बाल सिरहाने की पाटी पर जमीन तक लटके हुए थे। वो चुपचाप नीले आसमान के तारों को देख रही थी। आंगन की पूर्वी दीवार की आड़ से शायद चांद निकल रहा होगा, क्योंकि उजला उजला ढेर सारा प्रकाश मुंडेरे की छाजन पर मिट्टी की पटरियों से टकराकर चमक रहा था। तभी साकल खड़की। भौजी, ये सुभग की आवाज थी। सुभग 5 साल के बाद लौटा था। नन्हों ने दरवाजा खोला। सुभग था सामने। अंधेरे में वो उसे देखती रही, फिर बोली, आ जाओ। पंखुड़ियों के चिटकने जैसी आवाज सन्नाटे में उभर कर खो गई। दोनों बिल्कुल खामोश थे। राम सुभग आंगन की चारपाई पर आकर बैठ गया। एक अजीब सन्नाटा दोनों को घेर कर बैठ गया था। खा पी कर राम सुभग जब सोने के लिए अपनी चारपाई पर गया तो माची खींच कर नन्हों उसके पास ही बैठ गई। क्यों बाबू, बहुत दिनों के बाद सुध ली? नन्हों ने ही बात शुरू की। बहुत दुबले हो गए हो, बीमार तो नहीं थे? राम सुभग बोला, नहीं तो। 5 साल तक भुलाने की कोशिश करता रहा भौजी, पर भूलता नहीं। मैंने कई बार सोचा कि चलकर तुमसे माफी मांग लूं, पर हिम्मत ना हुई। अब कि मैंने तय किया कि जो कहना है कह ही जाऊं। मैंने अनजाने में गलती कर दी भौजी। मैं नहीं जानता था कि मेरी तनिक सी गलती इतना फल देगी। मैंने जो कुछ किया मिस्री भैया की खुशी के लिए ही, पर कसूर तो है ही, चाहे वो जैसे भी मन से हो। राम सुभग ने जमीन पर देखते हुए कहा, मेरे कसूर को तुम ही माफ कर सकती हो। कसूर कैसा लाला? तुम जिसे कसूर कहते हो वो मेरे भाग्य का फल था। तुम समझते हो कि बाबूजी को कुछ नहीं मालूम था? मालूम तो उन्हें तभी हो गया जब डोला भेजने की बात हुई। बिगड़ने वाली बात को सभी पहले से जान लेते हैं बाबू। जिनके पास बल है उसे नहीं होने देते, जो कमजोर है उसे धोखा कहकर छिपाते हैं। बाबू को सब मालूम हो गया था, पर अच्छे घर के लिए जो चाहिए वो बाबू कहां से लाते? इसमें तुम तो एक बहाना बन गए। तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? नन्हों ने आंचल से आंखें पूंछ ली। राम सुभग बेवकूफ की तरह आंखें फाड़कर अंधेरे में नन्हों को देखता रहा। अच्छा बाबू, थके हो, सवेरे बातें कर लूंगी। नन्हों उठकर अपने घर में चली गई। राम सुभग 3 दिन तक रहा। 3 दिनों में शायद ही 1-2 बार गांव में घूमने गया। दिन रात नन्हों से बातें करना ही उसका काम था। दुनिया भर की बातें, कलकत्ते की, बाप की, माँ की, भाइयों और भौजाइयों की। नन्हों राम सुभग को एकदम बदली हुई लगती। उसकी आंखों में अब पहले जैसी तीखी चमक नहीं थी। उसके स्थान पर ममता और स्नेह का जल भरा था। अब वो एकटक सुनसान कोने को नहीं देखती थी, पर बरौनियों में नमी अब भी पहले जैसी ही थी। नन्हों को इस नए रूप में देख सुभग का मन नई आशा से भरने लगा। तो क्या ये सब हो जाएगा? क्या भाग्य की गणना फिर सही हो जाएगी? पर नन्हों से कुछ कह पाना उसके लिए सदा ही कठिन रहा है। वो आज भी पिछली 2 घटनाओं को भूला नहीं था, पर नन्हों भी तो पहले जैसी ना थी। आज नन्हों को फिर पुरानी बातें याद आ रही हैं।
रैदास की गीत की पंक्ति ना जाने फिर क्यों बार बार याद आने लगी है। जो तुम तो रहूं तो हम नाही तो रही, तुम सो तोर कवन सो जो रही। वो खुश है, प्रसन्न है, पर राम सुभग को चैन नहीं। शायद चलने की बात करूं तो वो कुछ खुल के कहेगी। इसी आशा से उस दिन सुबह ही सुभग ने कहा, भौजी अब मैं गांव जाऊंगा आज रात वाली गाड़ी से। क्यों बाबू, मन नहीं लग रहा है यहां? मन तो लग रहा है भौजी, पर अच्छा ठीक है। राम सुभग इस उत्तर को से कुछ समझ ना सका। वो मन मारे अपने कमरे में बैठा रहा और सोचता रहा कि शायद चलते वक्त कुछ कहे या शायद फिर लौट आने का आग्रह करे। शाम को अपना सामान बांधकर जब सुभग तैयार हुआ तो नन्हो अपने घर से निकल कर आई। तैयारी हो गई लाला? हाँ भौजी। नन्हो ने आंचल से हाथ निकाला और राम सुभग की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, ये तुम्हारा रुमाल है लाला। राम सुभग काठ की तरह निश्चेष्ट हो गया। पर इसे तो मैंने मुंह दिखाए में दे दिया था भाभी। नन्हो बोली, बाबू ने तुम्हारा मुंह देखकर मुझे अनदेखा सुहाग सौंपा था। तुम्हारी माँ ने उसी के अमर रहने के लिए रुपए दिए थे आशीर्वाद में। बड़ों ने जो दिया उसे मैंने माथे पर ले लिया। मैं कमजोर थी बाबू, भाग्य से हार गई, पर आज तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं। आज तो मुझे हारने मत दो। तुम्हारा रुमाल मेरे पांव बांध देता है लाला, इसी से लौटा रही हूं, बुरा मत मानना। राम सुभग ने धीरे से रुमाल ले लिया। नन्हो उसका जाना भी देख न सकी, आंखें जल में तैर रही थी। दिए की लौ जटामासी की फूल की तरह कई फांकों में बट गई। नन्हो ने किवाड़ तो बंद कर दिया पर सांकल ना चढ़ा सकी। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में कहानी नन्हो, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। जल्दी ही मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।